नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करते हैं। सभी दोस्तों को एक बार पुनः नमस्कार, राधे राधे, राम राम। आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास को, और यह जो भारतीय इतिहास है हम इसमें देखेंगे प्राचीन इतिहास को। ठीक है, प्राचीन इतिहास में जिस भी एग्जाम में, चाहे कोई पैट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी SSS जो भी एग्ज़ाम आते हैं, यूपी PCS का एग्ज़ाम, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम, रेलवे, NTPC, यूपी पुलिस, जो भी एग्जाम वनडे एग्जाम से लेकर और PCS के एग्जाम तक जो भी एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, वो है आपके महेश बड़वाल सर की जो मैं ये वीडियो क्लास ले रहा हूँ, कंप्लीट यहाँ से आएगा। कहीं दूसरा सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सभी को मालूम है मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं एंशियंट हिस्ट्री से, तो फालतू में ज़्यादा सब पढ़ने का क्या मतलब है। यही अगर क्लास आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो पूरा यहाँ से मिल जाएगा मटेरियल। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत न करते, खराब करते हुए आइए प्राचीन भारत का इतिहास को देखते हैं। इसका जो प्रथम टॉपिक है वो है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, तो आइए भगवान का नाम लेते हुए कंप्लीट करेंगे यह वीडियो। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र को घटनाओं, तथ्य आदि का कालक्रम विवरण इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, क्या यह सुइटेबल है आपके लिए? कलर के कलर चेंज कर लें, हाँ, कलर को चेंज कर लेते, एक सेकेंड। हाँ, अब ये वाला कलर ले लें, चलिए ये वाला ले लेते, पीला पीला ना। चलिए, भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित प्राथमिक वास्तविक पुस्तक कौन सी है? तो राज तरंगिणी है। ठीक है, क्या यह भी सुइटेबल है? मुझे तो नहीं लगता यह भी कलर सुइटेबल हो। एक कलर चूज करके बताइए भाई, कौन सा लें? आइए ग्रीन कलर देखते हैं करके ना। उत्कीर्ण चिन्ह, हाँ ये ठीक है लगभग, वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो याद रखें, आहत सिक्के कहलाते हैं। देखो बहुत अच्छे से कंप्लीट वीडियो को देखें मेरे साथ, फिर देखो कैसे ये तैयार होता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट है सिक्कों के अध्ययन को, हाँ, भारत में प्रागैतिहासिक की खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, बहुत अच्छे से देखिए, देखो कितना मजा आता है। ठीक है, कहते हैं ना कि जो सफलता है वो एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो इसके लिए हमें धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते रहना है ना। नेक्स्ट क्या है? भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृत है? तो स्टुअर्ट पिगट की कृत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का उपयोग किया? तो इंतु का, भारत के लिए। ठीक है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे दोस्त, लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो याद रखें कि जो सर्वप्रथम भारत नाम का उल्लेख है, भारतवर्ष नाम का उल्लेख, वो किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ। याद रखें, रट लें ये। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने लिखा है? तो BA स्मिथ ने लिखा है। प्राचीन भारत का सुनियोजित सर्वप्रथम इतिहास BA स्मिथ ने लिख के दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं इतिहास को। और आपको बता दें, इसके साथ ही साथ हम आपके साथ इंडियन ज्योग्राफी, इसी महेश बड़वाल सर की बुक कंप्लीट करा रहा हूँ। एक वीडियो पर डे आपको एंशियंट हिस्ट्री की और एक वीडियो पर डे आपको ज्योग्राफी की मिलेगी। और इसी के साथ जब एंशियंट हिस्ट्री फिनिश हो जाएगी तो मिडिएवल हिस्ट्री मिलेगी आपको, और मॉडर्न हिस्ट्री आपको पहले से हमने करा चुके हैं। तो यह सब वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि वीडियो जल्दी आपको मिल जाएंगी, खोजनी नहीं पड़ेंगी आपको। ठीक है, आइए पॉइंट को देखते हैं। फिलहाल में आपकी इच्छा हो कर लेना, नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती किसी से नहीं है ना, है ना। आपका अगर ऐसी वीडियो चाहें तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। प्रागैतिहासिक काल किस समय तक है? तो मानव की उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक का कौन सा काल था? प्रागैतिहासिक काल। मानव की उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी पूर्व। आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से आगे तक। अच्छा, इसमें क्या है? प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। याद रखें, प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य ही अध्ययन का एकमात्र स्रोत था।
इसमें लिखित साक्ष्य कोई भी उपलब्ध नहीं था। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे किंतु पढ़े नहीं जा सकते थे। वो जो आदि ऐतिहासिक समय में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे लेकिन हम पढ़ नहीं सकते थे उन चीज़ों को। अब बात आती है ऐतिहासिक काल में, पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध भी थे और पढ़े भी जा सकते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया गया है? तो आप जानिएगा कि जो प्राचीन भारत का इतिहास था उन्हें किन स्रोतों का प्रयोग किया गया जानने के लिए। तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ठीक है, ये अशोक के अभिलेख जो हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि और एक कौन सी है लिपि, वो आप कमेंट करके फटाफट बताएं, तीनों में लिखे गए ये अशोक के अभिलेख। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। किसे माना जाता? याद रखें भैया, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेद। देखो मैं बहुत जल्दी नहीं पढ़ूंगा, आपको अगर पूरी कंप्लीट वीडियो देखनी है, अच्छी से तैयारी करनी है तो देखिएगा। अगर आप कोई कहें कि सर बहुत स्लोली पढ़ा रहे हैं तो भाग जाइए, कहीं और पढ़ लीजिएगा जाके, है ना, क्योंकि मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि आपके जहन में, दिमाग में बैठ जाए चीज़ें, इसलिए बहुत आराम से चल रही है। अगर आपको स्पीड बढ़ा के देखनी है, स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आइए, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम, क्या है, प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्वत मनु थे। ठीक है, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का उल्लेख वायु पुराण में है। नेक्स्ट है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की। ठीक है, आपको जानकारी होनी चाहिए। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो याद करें, कल्पसूत्र से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है, और ये जो आपकी जुलाई में एग्जाम लगे हुए हैं ना, एक पैट का एग्जाम लगा हुआ है जुलाई में, UPSSC पैट का, और एक एग्जाम लगा हुआ है आपका समीक्षा अधिकारी का, और उसी के साथ में NTPC का और पुलिस के भी आने वाले हैं। इनमें बहुत ही सहायक वीडियो हैं, आप थोड़ा गौर से अगर पढ़ेंगे ना तो महेश बलवाल सर से बहुत कुछ मिलता है। लेकिन आप पढ़ते कहाँ हो, आप तो मज़े मज़े में लेट के पढ़ते हो। अच्छे से बैठ के एक माइंड कंसंट्रेट करके पढ़िए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आप याद रखें, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, खरोष्ठी लिपि किस लिखी गई है, किस प्रकार लिखी गई है? तो दाएं से बाएं। खरोष्ठी जो लिपि है वो दाएं से बाएं है, याद रखें, और जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं है। ठीक है, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश से। ठीक है, याद रखें, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनु स्मृति मानी जाती है। नेक्स्ट दोस्त है, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनु स्मृति को। ठीक है, नेक्स्ट है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो आप याद रखें, शतपथ ब्राह्मण में। और जो मनु स्मृति है ना, जो लोग आज उसकी बुराई कर रहे हैं बहुत से लोग, मैं बताना चाहता हूं कि मनु स्मृति में ही स्त्री को पूजनीय बताया गया है। ठीक है, मनु स्मृति को ही में ही स्मृति में स्त्री को क्या बताया गया? पूजनीय बताया गया। वैदिक काल में जो भी सिस्टम था वह स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी एवं कहें संगिनी किस ग्रंथ में कहा जाता है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा जाता है, और वही आज तक हमारे देश में प्रथाएं चली आ रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है, तो किस में मिलता है बताइए? गृहसूत्र में मिलता है। इसमें मात्र 8800 श्लोक थे। कितने? 8800 श्लोक थे, और इसका नाम जय संहिता था। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए और इसका नाम भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे साहित्य शास्त्रीय संहिता या महाभारत कहा जाता है। तो याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पुरावशेषों का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को माना जाता है। ठीक है,
पुरावेशों का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को माना जाता है। नेक्स्ट है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट है, हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो याद रखें, जो हेनसांग थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का क्या किया था? अध्ययन किया था। और हेनसांग चीनी यात्री था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख अभिलेख व शासक। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से देखें, आ जाते हैं क्वेश्चन। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल, ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के समय का, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के समय का, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के समय का, ग्वालियर अभिलेख प्रत्याहार नरेश भोज, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के समय का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, गौतम बौद्ध स्तंभ लेख किसकी जानकारी मिलती है? जो बौद्ध स्तंभ लेख है किसकी जानकारी मिलती है बताइए? तो सुंग काल की। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन सीयू की किया। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना अलवरू ने की थी। मोरक्को एक यात्रा इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख है? तो पांड्य राज्य की यात्रा। नेक्स्ट है, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग काल का। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चीनी लेखों का वर्णन, उनका समय, रचनाएं और विवरण। तो आइए, फायान आए थे 399 से 14 ईस्वी, 399 में 414 ईस्वी में फायान आए। भारत दशा का विवरण है, यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने भूतकाल में वस्तु विनिमय प्रणाली का माध्यम कोणिया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का देव निर्मित बताया। ये आप याद रखें कि फायान किस समय भारत आया? तो 399 से 414 ईस्वी तक भारत में आया और रहा। इसकी रचना है भारत दशा का विवरण, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था, प्रथम चीनी यात्री था। नेक्स्ट है, हेनसांग। तो हेनसांग 629 से 645 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। इसकी जो यात्रा की रचनाएं थी उसका था सीयूपी, मतलब संसार के लेख। इसका विवरण जो है वो हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। किसके समय आया? हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि दी थी। आप याद रखें कि हर्ष को शिलादित्य की उपाधि किसने दी? तो हेनसांग ने दी थी। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि, नीति का पंडित कहा जाता था हेनसांग को। इत्सिंग जो है, इत्सिंग 673 से 675 प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा, चीनी बौद्ध यात्री जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा इसने। ठीक है, नेक्स्ट है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईसा पूर्व के भानुगुप्त के एराड अभिलेख से प्राप्त होता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पाषाण काल। पाषाण काल क्या है? पुरापाषाण काल 3 पार्ट्स में यह विभाजित किया है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरापाषाण है 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण है 9000 ईसा पूर्व 4000 और 4000 से 2500। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्त, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके आप अवश्य बताएं अच्छी कमेंट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हो लेकिन कमेंट बहुत कम करते हो। कमेंट करके ज़रूर बताया करो क्योंकि यही तो मेरा डीजल है। आपका सब्सक्रिप्शंस, लाइक, कमेंट, शेयर, यह क्या है? यह पढ़ाने वाले सदस्य का या टीचर्स का यह मेरा क्या है? डीजल है, ईंधन है, खपत है, खाद्यान्न है। ठीक है, अगर आप अच्छे से ये सब चीज़ करते रहेंगे तो हम बहुत उत्साहपूर्वक आपके लिए ऐसी ही वीडियोज बनाते रहेंगे। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रुसफुट को दिया जाता है। पाषाण युगीन अनुसंधान
आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। नेक्स्ट है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो याद रखें, पुरापाषाण काल कहलाता है। ठीक है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो पुरापाषाण काल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए किस निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो जम्बूद्वीप, होमोसेपियंस। नेक्स्ट है, भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है भारत में? तो आप बताएंगे नर्मदा घाटी में हथनौरा से। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पाषाण संस्कृति से क्या है? पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त है? तो कालीबंगा से प्राप्त है। ठीक है, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्त, अब आते हैं ताम्रपाषाणिक कालीन स्थल देखते हैं। स्थल है और राज्य है, इधर प्राप्त साक्ष्य है। ठीक है, तो क्या है? इनामगांव महाराष्ट्र में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, नवदा टोली महाराष्ट्र में, नेवासा महाराष्ट्र में, ताम्रवती राजस्थान में। इनामगांव जो है वो महाराष्ट्र में है, दायमाबाद जो है वो भी महाराष्ट्र में है, नवदा टोली है महाराष्ट्र में है, नेवासा महाराष्ट्र में, केवल ताम्रवती आपका राजस्थान में। ठीक है, तो देखिए इनामगांव से जो साक्ष्य मिले हैं वो कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद से जो साक्ष्य मिले हैं वो काली कलश समाधान, घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। उत्खनन एसडी नवदा टोली से ये चित्रित काले मृदभंड मिले हैं। पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है नेवासा, काले मृदभंड सफ़ेद रेखे ये मिले हुए हैं। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो याद रखें जॉन मार्शल थे। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखें अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सॉरी मध्य प्रदेश में। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका से। नेक्स्ट है, कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? तो नवपाषाण काल से। ठीक है, नेक्स्ट है, पेवल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। नेक्स्ट है, ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति है? आहार संस्कृति। नेक्स्ट है, माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो मध्यपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित? निम्न पुरापाषाण काल से। याद रखें, बहुत अच्छे तरीके से देखते रहे। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में करते थे। याद रखें, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतकों को घर के उत्तर दक्षिण में दिशा में रख कर दफना देते थे। नेक्स्ट है, भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो याद रखें, महदहा और सराय राय भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाणकालीन स्थल है। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए थे? तो दोस्त यह हुए थे मध्य पुरापाषाण काल से। यह क्वेश्चन कई बार आए गए हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से देखते रहिए। इंपॉर्टेंट, कंप्लीट वीडियो को देखा करें। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नवपाषाण काल में सीखा था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में जीवाश्म एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? तो शिवालिक पहाड़ियों से मिलता है। आपको कंप्लीट एक ही वीडियो मिल जाएगा, कंप्लीट प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं?
तो मेहरगढ़ से। भारत ये उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो आप बताएंगे मेहरगढ़ से। ठीक है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से, याद रहे। नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? तो सरायनहार राय से। याद रखें, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? तो सरायनहार राय से। नेक्स्ट है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? तो हस्तिनापुर से हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी। वर्तमान में कोटदीजी कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। अब नवपाषाणकालीन स्थल देखेंगे हम। ठीक है, तो आइए, और यह इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पीसीएस तक के एग्जाम में। बुरजोम जो कि कश्मीर में है, कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। गुफ्फर कराल कश्मीर में। देखो कभी तो क्या होता है, इनकी ये डेट, जगह और ये स्टेट पूछ लिया जाता है, कभी इनके राज्य के से संबंधित वर्णन पूछ लिया जाता है। तो जो गुप्त कराल है वो कश्मीर में है। और कृषि व पशुपालन के साक्ष्य हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृत भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित हुई सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब है मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है। गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। अब जो महदह है यह उत्तर प्रदेश में है। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पसवाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश महदह में। याद रखें, बहुत अच्छे तरीके से देखें। कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह उत्तर प्रदेश में धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो कि धान की खेती का भारत में नहीं बल्कि विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। ठीक है, कोल्ड हवा उत्तर प्रदेश में है, याद रखें। अब बात आती है संगनकल्लू। संगनकल्लू है कर्नाटक में। राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिकली हल जो है वो कर्नाटक में है। राख के ढेर तो राख के टीला संगनकल्लू और राख के ढेर एक ही चीज़ है। पिकली हल और संगनकल्लू दोनों जगह से, दोनों कर्नाटक में ही है। राख के ढेर और निवास साक्ष्य स्थल के साक्ष्य में प्राप्त हुए। नेक्स्ट है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो आपका उत्तर प्रदेश में है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामिति आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारू तारू यह असम में है। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियों व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए। ठीक है दोस्त, तो आप पूरी कंप्लीट अच्छे से देखते चलिए आराम से। ठीक है, और बहुत अच्छी सी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कर लीजिएगा। अब आइए चिरांद देखेंगे। चिरांद जो है वो बिहार में है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो कि हिरणों के सींग से निर्मित हैं। नेक्स्ट है दाऊजी। दाऊजी कृषि पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नवदा टोली नामक ताम्रपाषाण के स्थल का उत्खनन एस.डी. सांखलिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, तो हम देखेंगे फिर हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, बल्लाइयर मिल जाएगा या आपको मैचिंग में मिल जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो याद रखें 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मान्यता प्राप्त काल है। नेक्स्ट है पॉइंट दोस्त, हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो आप याद रखें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा नामक पुरास्थल। ठीक है, तो यहीं से आते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो भाव चित्रात्मक लिपि है। हड़प्पा सभ्यता की अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो किस प्रकार की है, तो भाव चित्रात्मक है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। ठीक है, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो आप ये देखो एक बार, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो बताइए, ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से, मतलब आर्यों के काल से पहले ही मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है। ठीक है, अब आता है सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्य युगीन सभ्यता एक ही है, नाम अलग अलग हो गए। ठीक है,
हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्गा तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो कालीबंगन। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई है? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई है। याद रखें, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की खुदाई, पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई है? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई है। फिर आइए नेक्स्ट को पॉइंट को देखते हैं, बहुत अच्छे से पॉइंट इसी तरीके से डिस्कस होते रहेंगे आपके साथ। नेक्स्ट है उत्खनन प्रमाणों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली मतलब हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है धौलावीरा नामक पुरातत्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से। क्या? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य कहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए? तो धौलावीरा से। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा? तो आप कहेंगे वर्गाकार है। क्या है दोस्त? हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार वर्गाकार है। ठीक है। और नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्राप्त हुआ था या प्रारंभ हुआ था? तो भारत में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती भारत में। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है। ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त है? तो मोहनजोदड़ो से। याद है, आप याद रखें, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। मृण पट्टिका का पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मोहर कहाँ से है? कालीबंगन से। ठीक है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। याद रखें, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें आएगा क्या सिंधु घाटी सभ्यता आर्य सभ्यता थी? नहीं थी, क्योंकि यह नगरी सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। ठीक है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नगरी सभ्यता थी, ये भी याद करें, और आर्य मुख्यतः कृषि पर निर्भर थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड है। ठीक है। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं। आइए बच्चे, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो बच्चों ये हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। ओके। क्या है? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया? तो सेल खड़ी से। ठीक है दोस्त। हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया गया है? तो सेल खड़ी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा की सीमाएं। तो यह है मांडा जम्मू कश्मीर, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, नैमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये क्या कहता है कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। ठीक है दोस्त। अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट पॉइंट, ये भी टॉपिक तो नहीं चेंज हुआ है। क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल और उसके महत्वपूर्ण तथ्य। देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत प्यार से आपको समझाऊंगा। यह क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो देखिए क्या है, क्या है ये देखिए। तो स्थल जो है आपका हड़प्पा है, यह कहाँ स्थित है? तो मोंटगोमरी जिला, और यह पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में। उत्खननकर्ता इसके थे राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स। और यह कब इसकी खोज हुई है? तो यह 1921 में हुई है। ठीक है। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई है। मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान का है। और नदी क्या है? तो रावी नदी के तट पर हुई है। प्राप्त क्या हुआ यहाँ से? तो अन्न भंडार प्राप्त हुआ, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई, पारदर्शी वस्त्र पहनने हुए एक मूर्ति प्राप्त हुई, गरुड़ चित्र मुद्रा प्राप्त हुई, मछुआरे का चित्र शंख का बैल, कांस्य दर्पण, ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब नेक्स्ट है दोस्त मोहनजोदड़ो, इंपॉर्टेंट है। यह लरकाना जिला में है, पाकिस्तान में है।
राखलदास बनर्जी और मार्टिन व्हीलर ने इनकी खोज की है। कब की है? तो 1982 में। सिंधु नदी के तट पर विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। पुरोहितों का आवास प्राप्त हुआ है। महाविद्यालय प्राप्त हुए हैं। 16 मकान का बैरक प्राप्त हुआ है। कांस्य निर्मित नग्न महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांस्य निर्मित नग्न महिला। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। चमकते हुए बंदर का चित्र प्राप्त हुआ है। एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अब सुनो, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो बताओ नगरी सभ्यता थी, और ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो आज भी मुश्किल हैं। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत समय पहले से चीज़ें प्राप्त हुई हैं हम लोगों को, और इनके साक्ष्य के प्रमाण पर हम लोग चीज़ें जानते हैं। तो लोथल जो है वो गुजरात में है, अपने भारत की बात करते हैं, है ना, और अहमदाबाद जिला में है। और इसकी खोज जो की है वो रंगनाथ राव ने की है। और कब किया है? तो 1955 से 1962। यह भोगवा नदी के किनारे पर। ठीक है, क्या क्या प्राप्त हुआ है एक बार इसे रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट बताते हैं आपको। ठीक है, आओ आगे ले चलते हैं। आओ, क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिकाएं, हाथी दाल, चावल व बाजरे पर दो मुँह राक्षस का अंकन, फारस की मोहर, घोड़े की मृणमूत, 3 युग्मित समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो सिंध डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में, सिंध नदी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट है, जगह है पाकिस्तान में। अर्नेस्ट मैक एवं एन जी मजूमदार 1931 में प्राप्त हुआ है। सिंधु नदी के किनारे मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक प्राप्त हुई है। कांस्य गाड़ी प्राप्त हुई है। बक्राकार ईंट, कंघा, 3 गाड़ियों, ये सब श्रृंगार का जो सामान था कहें तो लिपस्टिक और कंघे, इन चीज़ों से पता लगता है कि जो भी खेलने कूदने और जो भी आजकल की चीज़ों, पाउडर, काजल, हैं, मछलियों का साक्ष्य, 3 घड़ियों वाल घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन, ये सब कहाँ प्राप्त हुआ है? चन्नूदड़ों, सिंध पाकिस्तान में, सिंध नदी के किनारे, ये सब मिला था हम लोगों को। ठीक है, अब आइए कालीबंगा देखते हैं। यह हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान का। वहाँ किसने खोज की है? तो अमलानंद घोष ने किया है 1953 से 1962। घग्गर नदी थी। जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्नि हवन कुंड का प्राप्त हुआ है। अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है। ठीक है, अब आइए हरियाणा में चलते हैं। तो राखीगढ़ी है, हिसार डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। सूरज भान ने इसकी खोज किया है और यह उत्खनन करता 1969 घग्गर नदी है यहाँ पे। ताम्र उपकरण हड़प्पा लिप्त युक्त प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कोट दीजी खैरपुर पाकिस्तान में। यह अफजल फजल खान 1935 से 55। सिंधु नदी। किलेबंदी साक्ष्य, कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे। बनावली जो हरियाणा में है आपकी, RS बिष्ट ने खोज किया है 1973 में, सरस्वती नदी किनारे। मिट्टी का हल, सड़कों पर बैलगाड़ी, पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट रोपड़ रूपनगर, यज्ञदत्त शर्मा, सतलज नदी किनारे। तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। रंगपुर कठियावाड़ गुजरात। SR राव 1955। भादर मादर, ये 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में मेरठ में है, यज्ञदत्त शर्मा ने किया 1958 में, हिंडा नदी के किनारे। मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब बात आती है सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान। ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेल्स 1927 से 1962। दास्क, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टानों पर अवस्थित। बेबीलोन से प्राप्त का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आते हैं मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जगपत जोशी ने किया है चेनाब नदी, और यहाँ से हड्डियाँ, मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुतकाकोह जॉर्ज डेल्स ने, यह बलूचिस्तान में है। सादी कौर, 2 टीले मृदभांड के प्राप्त साक्ष्य हुए हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल को देखेंगे हम लोग, और इम्पोर्टेंट है वैदिक काल। तो वैदिक काल में पहला पॉइंट है दोस्त, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान है। ठीक है, क्या है? ज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल सूक्त होते हैं? तो 10 मंडल एवं 1028 सूक्त होते हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो तीनों वेद के लिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। याद रखें। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद में मिलती है? तो यजुर्वेद में मिलती है।
यजुर्वेद में क्या मिलती है, यज्ञ संबंधी। और त्रिवेद किसे कहते हैं, तीनों वेदों, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, याद आ जानकारी ले लीजिएगा। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने का वशीकरण का वर्णन है, तो अथर्ववेद में है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है, तो भारतीय दर्शन परंपरा पर उपनिषद आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, तो 9वां मंडल। जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। और सोम देवता अगर कहें तो भगवान शंकर की बात आ जाती है। और अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त है, तो आप याद रखें कठ उपनिषद से। नचिकेता और यम की आपने कहानी सुनी होगी, ठीक है, नहीं सुनी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, फिर मैं किसी दिन एक दिन सुनाता हूँ लाइव में। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे, तो कैकई के शासक थे। नेक्स्ट है मोक्ष प्राप्ति, थोड़ा फास्टली चलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं 20 मिनट तक अब, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है, तो उपनिषद से। नेक्स्ट है वैदिक नदी अश्विनी की पहचान किस नदी के रूप में है, तो चिनाब नदी के रूप में। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, तो सिंधु नदी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, तो क्या क्या शब्द हैं दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कंप्लीट वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ये आपका कर्तव्य है और एक धर्म है, ठीक है। क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, इतनी गर्मी में कूलर फैन सब कुछ बंद करके, तो आपका इतना तो बनता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कंप्लीट वीडियो को देखें, अगर पसंद आ रही है तो, वरना अपना टाइम खराब बिल्कुल भी ना करें, मैं फिर भी कहता हूँ। और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं और एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ा करें, क्योंकि यूट्यूब ये सब देखता है और तभी वीडियो को रीच पहुँचाता है। राजा को गोपा कहा जाता था, अतिथि को गहनता या गोहन कहा जाता था, धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, युद्ध को गविष्ट गेसु गम्य कहा जाता था, पुत्री दुहिता कहते थे, और अनाज को धान्य कहते थे, मरुस्थल को धन कहते थे, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे, और पश्चारण भूमि को खिल्ल कहते थे, और हल से बनी नालियों को सीता कहते थे, है ना। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है, तो संगीत में ऋचाओं की संकलन है, याद रहे, तो सामवेद की बात चल रही है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था, तो सभा एवं समिति का राजा पर नियंत्रण होता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था, तो बृहस्पति को माना जाता था वैदिक देवताओं का पुरोहित। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वैदिक काल में निश्चित शब्द का प्रयोग किस आभूषण के लिए, परावर्ती काल में सिक्के के लिए, ठीक है। पुरुष मेधा प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेद हैं, ब्राह्मण, सूक्त, उनके उपनिषद, ठीक है, ये सब देखिएगा। आइए, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण जो है कौशिकी, ऐत्रेय, यजुर्वेद तैत्तिरीय, शतपथ, सामवेद पंचविंश, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं, अथर्ववेद गोपद, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखिए। ऋग्वेद का जो सूक्त हैं वो 128 हैं, सामवेद में 1875 हैं, और अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। उपनिषद कौशिकी, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, कैन, छंद, ये इंपॉर्टेंट वाले नहीं हैं, ये इंपॉर्टेंट है ब्राह्मण वाले, और आरण्यक, ऐत्रेय, कौशिकी, तैत्तिरीय, ये जैमिनी, ये इंपॉर्टेंट। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ऋग्वेद का अध्ययन करते थे उन्हें होत्र कहते थे, और जो यजुर्वेद का अध्ययन करते थे उन्हें अद्रियु कहते थे। सामवेद के अध्ययनकर्ता को उद्गाता कहा जाता थे, और अथर्ववेद के ब्रह्म कहा जाता था, अथर्ववेद के। उपवेद क्या है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, प्रवर्तक शिल्पवेद, इनके प्रवर्तक प्रजापति, विश्वामित्र, नारद, विश्वकर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहमनुजता का वर्णन किया है उन्हें असुरों का देवता कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवो सुदशरथि अजेर विहारी। आइए पॉइंट है, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो बोवजगई अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है, तो अंग एवं मगध को। किस उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है, तो अंग एवं मगध को। नेक्स्ट है गोत्र, सर्वप्रथम ऋग्वेद काल में, ऋग्वैदिक संहिता 2 से 7वें मंडल गोत्र मंडल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में जनता का विश्वास किसमें है, बल एवं कर्मकांड में, ठीक है। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो परशुड़ी रावी नदी के तट पर, ठीक है। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, परशुड़ी रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट है आर्यों के जीवनोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या है, तो पशुपालन एवं कृषि
है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया है? तो जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आयुर्वेद जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है अथर्ववेद सभा और समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया अथर्ववेद को। ठीक है। आइए नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3 मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? युद्ध इंद्र। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तो इंद्र है। ठीक है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट है श्रीमद्भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में लिखी गई है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, ये सब रिवीजन करते रहिए, रिवीजन की दृष्टि से हैं ये। ठीक है। आपको कोई मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ दोस्त। ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से मैं रिवीजन करा रहा हूँ। प्राचीन नाम देखो, एक तरफ है नदी प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम। ठीक है। तो ये आ जाते हैं मिलान में। तो वितस्ता को झेलम कहते हैं, विपाशा को व्यास कहते हैं, और दृष्टि को घग्गर, और क्रुभु को कुर्रम, कुंभा को काबुल, सदानीरा गंडक, अस्किनी चिनाब, शतुद्र सतलज, गोमल गोमती, सिंधु सिंध। आप याद करें और रटें इन्हें, 2 से 3 बार देखें। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय कहलाता था। नेक्स्ट राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है? तो याद रहे, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। नेक्स्ट है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। नेक्स्ट है अस्तोमा सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक के उपनिषद से। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस लेखक से संबंधित? चिकित्सा से। यज्ञवल्लभ गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक के उपनिषद में मिलता है। ठीक है दोस्त। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेरे दोस्त, बहुत अब कम बचा है, मटेरियल अभी हो जाएगा। वैदिक काल में सबसे लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजु कहते थे। वैदिक काल में सबसे लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहते थे। नेक्स्ट है वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो याद रखें, जो द्विज श्रेणी में शामिल थे ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य थे। ठीक है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया और इसे नदीतमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्त। आइए नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है। ये जैन धर्म है और ये आपका बौद्ध धर्म है। ठीक है। बौद्ध धर्म थोड़ा मटेरियल ज़्यादा है इसमें। ठीक है। तो आइए बहुत अच्छे तरीके से देखिए, इधर उधर दिमाग ना दें। अपने काम करने वाले सभी लोग अपने काम कर रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है। तो आपका दिमाग यहीं होना चाहिए मेरे साथ में। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से है। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन धर्म का है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता था? निर्जरा कहा जाता था। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्म का प्रभाव रुक जाना। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली की मूर्ति कहलाती थी। यहाँ 12 वर्ष के अंतराल पर महावस्तेक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है त्रिरत्न सिद्धांत। तो त्रिरत्न सिद्धांत कौन से हैं? आप देखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञानी जैन धर्म। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खल गोशाल थे। ठीक है। आजीवक संप्रदाय। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। नेक्स्ट है यापनी किस संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। नेक्स्ट है दोस्त प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो दोस्त अर्धमागधी में लिखे गए थे। ठीक है। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो याद रखें समवेद शिखर। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे दोस्त, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। ठीक है। किस जैन संगीत में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है? तो ये हुआ है
प्रथम जैन संगीत में, ठीक है। नेक्स्ट है जैन संगीतियाँ। तो प्रथम जैन संगीत कब हुई है? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई है, स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। और द्वितीय जैन संगीत हुई है वो 512 ईस्वी में वल्लभ श्री गुजरात में क्षमा श्रवण में हुई है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो आप बताएंगे महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ है। एक सेकंड पेन ले लूँ। कब हुआ है? 540 ईसा पूर्व में। जन्मस्थल वैशाली के कुंडग्राम में, बिहार में। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशिला। बचपन का नाम वर्धमान महावीर, पत्नी यशोधा, पुत्री प्रियदर्शना, प्रमुख उपाधि केवलिन, ठीक है, निर्ग्रंथ अयर्थ। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है निर्वाण प्राप्ति पावापुरी में हुई है, याद रखें। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, याद रखें। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों प्रथम है? कौशाम्बी। ये जैन बौद्ध नहीं, हिंदुओं का भी, ठीक है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में शामिल है? तो भगवती सूत्र से। नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता है? तो आजीविकों के आवास के लिए। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। याद रखें महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी है। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रभाहु थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट को देखते हैं पॉइंट। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रभाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाते थे। दोस्त अब तक आपने अपना कंप्लीट वीडियो देखा है तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ से जो बौद्ध धर्म है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीटली मतलब पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में है महेश बड़वाल सर की किताब, ठीक है। ओके, सभी को एक बार फिर धन्यवाद, वेलकम, जय हिंद, जय भारत।